अच्छा जी, तो कल हम लोगों ने जो है वो हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, इंट्रो क्लास थी। कल हम लोगों ने वर्डप्रेस का जो है वो इंट्रो किया था। उसके बाद हमने वर्डप्रेस की और वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, होस्टिंग एंड डोमेन और वर्डप्रेस के प्रोज, कॉन्स, सीएमएस ये सारी चीज़ें कवर की थी। तो उसके अंदर अगर कोई मसला मसाइल है, किसी को क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप लोग बता दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अगर नहीं है तो बता दें कि क्लियर है, ताकि फिर हम आगे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ आज हमने मूव करना है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है। तो उस पे फिर हम जो है वो आगे मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। कोई भी क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो लिख दें कि क्लियर है। सीएमएस का दोबारा बता दें। अच्छा, सीएमएस सिंपल है, सीएमएस कुछ भी नहीं है। सीएमएस जो है वो आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह से उसके नाम से जो है वो वाजे है कि वो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी एप्लीकेशन है, हो सकता है ऐसा टूल हो सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपको ये अलाउ करता है, आपको जो है वो अ, ये फिजिबिलिटी देता है कि आप जो अपना कंटेंट है वो आप उसको मैनेज कर सकें। अब कंटेंट क्या होता है? कंटेंट आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके आर्टिकल हो सकते हैं, आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं, कोई न्यूज़ की पोस्ट हो सकती है, कोई आपके जो है इमेजेस हो सकती हैं, कोई वीडियोस हो सकती हैं, कोई आपका प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कंटेंट आपका। तो आप उसको जो है वो मैनेज करेंगे। मैनेज क्या होता है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हम इसको मिला के देखें तो क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट होता है उसको आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अपने आर्टिकल्स जो है वो ब्यूटीफुली पब्लिश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली सीएमएस है। और वर्डप्रेस एक सीएमएस है। तो अब हम जब वर्डप्रेस को पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सीएमएस जो है वो क्या होता है और क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं। सर, हम वेबसाइट डेवलप करके लाइव होस्ट करेंगे। जी, आपकी मर्जी है। मैं वेबसाइट तो डेवलप करा दूंगा, लाइव होस्ट भी बता दूंगा किस तरह से करना है। अब आपने अगर लाइव होस्टिंग ली हुई है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं ली होगी तो लोकल होस्ट पे हो जाएगी। वो आपके डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है वो इस कोर्स से सीखना है और कितना इम्प्लीमेंट करना है। मैं सिखा आपको जरूर दूंगा कि लाइव वेबसाइट डेवलप करके आप होस्ट किस तरह से करते हैं। चलें जी। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने, क्योंकि जाहिर है अभी हमारा ये जो कोर्स है आप लोगों का जो है वो स्टार्ट है वर्डप्रेस के अंदर, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अभी से जो है वो होस्टिंग ले लें। ठीक है। फ्री होस्टिंग आप ले सकते हैं जो पूछ रहे थे कि साहब, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप, उससे बेहतर ये है कि आप लोकल होस्ट पे काम कर लें। ठीक है। हाँ, किसी को दिखाना हो क्लाइंट वगैरह को तो फिर आप बेशक उसके लिए फ्री होस्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो जो अभी ये जो कोर्स है ये आप जो है वो उसमें लोकल होस्ट पे करें जिस तरह से मैं करवाऊंगा। सर, लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेंगी? कल मैंने बताया था गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको जो है वो उसमें क्लास वर्क का टैब होगा, क्लास वर्क के टैब में जाएंगे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अभी तक मेरा ख्याल है नहीं आई होगी, लेकिन मैंने टीम को कहा है तो वो अभी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। इसी क्लास के दौरान ही लास्ट लेक्चर की जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड हो जाएगी और आपको मेल भी आ जाएगी। यार, अभी हम देखते हैं सजाद भट्टी साहब की क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप लोगों की मर्जी है कि प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी, जिस पे आपको सही लगता है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं करवाऊंगा अगर वो उस पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी आप लोगों की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस चीज़ पे चाहेंगे आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मुझे बस प्रैक्टिस और असाइनमेंट चाहिए होंगी, दैट्स इट। अच्छा, चलें जी। अच्छा, अब ऐसे है कि हम लोगों ने, मैं अभी इस वक्त आपको क्योंकि रिकमेंड नहीं करा कि आपको डोमेन लें या आप जो है वो होस्टिंग लें। खर्चा आप लोग अभी ना करें क्योंकि स्टार्ट है आप लोगों का। तो आप लोग पहले सीख लें, उसके बाद खर्चा करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो उसके लिए अभी हमें जाहिर है कि जो है वो होस्टिंग और डोमेन हमें चाहिए होती है। जब हमने वर्डप्रेस जो है वो करना है, वेबसाइट अपने बनानी है, तो हमें उसके लिए डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए होती है। तो उसके ऊपर फिर ये होगा कि हमें अपने जो कंप्यूटर है उसको हमें एक इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। जो हमारा लैपटॉप है उसको हमें वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए एक इन्वायरमेंट उसको जो है वो देना पड़ेगा। उसको एक लोकल होस्ट का इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा या उस पर सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट जो है वो आपके पास बेसिकली इन्वायरमेंट जो बात करें लोकल होस्ट की मुराद ये है कि जो होस्टिंग आपकी है। ठीक है। अब जाहिर है मैंने आपको बताया था कि होस्टिंग के बगैर तो आपके पास खाली प्लॉट है। होस्टिंग के ऊपर आपने जो है वो अगर कोई अपना जाके जो है वो कंटेंट रखवाना है तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होगी, यानी कि कोई स्पेस चाहिए होगी। तो वो जो होस्टिंग आप लोगों ने सेटअप करनी है वो होस्टिंग, अब आप लोग अभी हम अगर लाइव नहीं ले रहे, कोई सर्वर बाय नहीं कर रहे, तो हमें अपने
लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसको सेटअप करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। उस लोकल उससे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लोकली आपके लैपटॉप पे ही सेटअप होता है और वहीं तक ही एक्सेसिबल होता है। आप वो वेबसाइट किसी को लाइव उसका लिंक शेयर करके नहीं दिखा सकते, जो बंदा आपके लैपटॉप पे होगा सिर्फ वही देख सकेगा। लेकिन ये है कि आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, बाद में आप चाहें तो आप उसको लाइव पे माइग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो फॉर द प्रैक्टिस, मैं तो आपको दोनों तरीके बताऊंगा, लाइव पे भी बताऊंगा, लेकिन चूंकि लाइव बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होती, तो लोकल होस्ट जो है वो एक आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप जो है वो इस कोर्स के अंदर सारी चीजें सीख सकते हैं और इसके अंदर आप जो है वो जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो है वो सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का टॉपिक है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। जाहिर है जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तो हम वर्डप्रेस पढ़ेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो आप वो सुन लें। मैंने आप लोगों को कल कहा था कि एक डायरी और एक पेंसिल लेके बैठा करें, तो होप्स हो कि आप लोग लेके बैठे होंगे। प्रैक्टिस साथ साथ ना करें, बस जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ या बता रहा हूँ कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो लिखते जाएं। अच्छा, अब जब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए कुछ जो है वो आपके पास प्री रिक्विजिट्स होंगे कि आपने कुछ जो है वो चीज़ें क्या करनी है, डाउनलोड करनी है। पूरे का पूरा अब आपको जो है वो स्टेप बताते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि लोकल होस्ट आपको सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो आप समझें कि सॉफ्टवेयर या आपके पास डिफरेंट जो है वो ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू आप जो है वो लोकल होस्ट सेटअप करते हैं। अब जो मोस्ट यूज्ड हैं वो आपके पास दो ही हैं, एक जैम्प है, एक वैम्प है। उसके बाद आपके पास बहुत सारी जो है वो उसके अंदर ऐड ऑन हो आ चुके हैं, एडिशन हो चुकी हैं, लेकिन आई एम स्टिक टू द जैम्प। ठीक है जी, जैम्प जो है वो आपके पास एक है जिसके ऊपर जो है वो आप लोकल होस्ट इंस्टॉल करते हैं, और इस तरह से आपके पास वैम्प है। तो आप इनमें से कोई भी यूज करना चाहें, ये दो यूज करना चाहें या इसके अलावा कोई तीसरा यूज करना चाहें, मुझे उससे कोई भी मसला मसाइल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जैम को कोई पूछेंगे, क्योंकि मैं जैम करवा रहा हूँ, जैम कोई एरर आता है वो आप मेरे से पूछेंगे, तो आई वुड बी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट एरर। ठीक है, रिजॉल्व द इशू। लेकिन अगर किसी और प्लेटफॉर्म में इशू आता है तो फिर जाहिर है अगर मैंने यूज़ नहीं किया होगा तो फिर मुझे भी देखना पड़ेगा कि अगर उसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अक्सर जो वो एक आपके पास लोकल WP है, ठीक है, उसमें एरर आ जाता है तो आपकी पूरी पूरी वेबसाइट उड़ जाती है। तो अवॉइड करें वो चीज़ें यूज़ करने से, जिनके जो है वो बाद में मसला मसाइल। अगर आपने नया तरीके से स्टार्ट करना है तो आप कोशिश करें कि आप ये जैम कर लें। जो लोग पहले काम कर रहे हैं वो बेशक जिस भी चीज़ में प्रैक्टिस करें, लाइव पे प्रैक्टिस करें, लोकल में प्रैक्टिस करें, मुझे उससे मसला नहीं है। मुझे बस सिर्फ असाइनमेंट्स जो है वो ऑन टाइम और अच्छी जो है वो चाहिए होंगी, दैट्स इट। ठीक है, तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है कि आप लोग जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने ये जैम्प ले लेना है, जो कि आपको जो है मैंने आपको बताया कि हमें जो लोकल उसका सेटअप चाहिए वो ये आपको बनाने में हेल्प आउट करता है। तो ये जैम्प आपने ले लिया, इसका जो पहले पहले जब आप लिखेंगे गूगल पे जाके जैम्प, तो ये पहला पहला ही इसका लिंक आ जाएगा अपाची फ्रेंड्स का। ठीक है जी, apache-friends.org, इसको आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप ये सेटअप जो है वो इसका डाउनलोड करेंगे। ये देखिए जैम्प फॉर विंडोज़ है। अगर आपके पास विंडोज़ है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका विंडो है, विंडो 10 है, विंडो 9 है, विंडो विंडो सॉरी कह रहा हूँ 7 है, 8, जो भी आपके पास विंडो है, तो वो आप जो है वो इसको कर सकते हैं। जैम फॉर विंडोज पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जो है वो इसका डाउनलोड सेटअप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास विंडो है। अगर आपके पास जो है वो विंडो नहीं है, ठीक है, आपके पास जो है वो OS है, आपके पास मैक है या आपके पास लिनक्स इंस्टॉल हुई है, तो आप उन पे क्लिक करके उनके सेटअप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया कि हमने जैम का सेटअप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है, सिंपली जाके गूगल पे हमने जैम्प लिखा, पहला ही लिंक आया apache-friends.org का, इसको हमने ओपन किया और यहाँ पे जाके जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पर हमने क्लिक किया, तो हमारा यहाँ पे जो है ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो आपका यहाँ से ये जो जैम्प का सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है कि आपने क्या कर लेना है, आपने जैम्प का सेटअप जो है वो डाउनलोड कर लेना है। वर्जन जो लेटेस्ट होगा वही वाला ही करें, ये जो वर्जन लेटेस्ट है वही वाला ही आप करें। ठीक है जी, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, बजाय ये बाकी सारे भी पड़े होते हैं, लेकिन आप डाउनलोड जो आपका लेटेस्ट वर्जन है वही करें। अच्छा जी, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने जैम्प जो है वो क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद जब ये हो रहा हो तो उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सेकंड स्टेप में आपने वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड कर लेना है। सिंपली जी यहाँ पे लिखें वर्डप्रेस, गूगल पे जाके, तो ये आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड wordpress.org, इस पे चले जाएं। ये देखें जी, गेट वर्डप्रेस आपके पास आ रहा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ सेटअप विद होस्टिंग प्रोवाइडर। यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है वर्डप्रेस को, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4.2। ठीक है जी, ये आपके पास यहाँ पे जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा वर्डप्रेस। और उस पर आप जो है वो लेटेस्ट पे करेंगे जैम पे, तो ये भी आपका जो है वो स्टार्ट होना यहाँ पे, ये देखें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी,
जैम्प विंडोज x64 8.2 और ये आपके इस तरह से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, प्री रिक्विजिट हैं कौन कौन सी तो हम लोगों ने करनी है। एक हमने क्या किया, एक हमने जो है वो जैम्प को इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया, सॉरी, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया। ठीक, क्लियर हो गया जी, ये दो चीजें हम लोगों ने डाउनलोड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जैम्प जिसको हमने डाउनलोड किया है उसको अब हमने जाहिर है इंस्टॉल भी करना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, अगर मेरे पास जैम्प पड़ा है, नहीं। अच्छा, इस तरह से आपके पास जो है जैम जो है वो जो भी आपने इसका वर्जन किया होगा, मेरे पास पुराना पड़ा है, मैं बस आपको सिर्फ सेटअप दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो इंस्टॉल है। खैर, तो इस तरह से आपके पास ये जैम की जो है वो एक फाइल आ जाएगी। ठीक है जी, जैम स्लैश विन 32 या विन 64 स्लैश 5 जो भी आपके पास होगा, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से जो है वो डाउनलोड होके एक फाइल जो है वो आ जाएगी। तो इसको आप जब डबल क्लिक करके रन करेंगे या इस पर राइट क्लिक करके जो है वो आप रन करेंगे, तो इस तरह से पहले आपसे एक वार्निंग पूछेगा, इसको आपने यस कर देना है। इस पे आप राइट क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, या आप इस पर डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको एक वार्निंग पूछेगा जी, उस पर आपने यस कर देना है। देन आपको जो है ये अपना इसका सेटअप जो है वो ओपन करके दिखा देगा। उसके बाद एक और वार्निंग आएगी, इंपॉर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर अकाउंट कंट्रोल वाली, इसको आपने ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये अपना सेटअप जो है यहाँ से ओपन कर लेगा जी। सेटअप जैम्प, वेलकम टू द जैम्प सेटअप विजिट, इसको आप नेक्स्ट करें। तो ये आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हुई होंगी, सर्वर माई एसक्यूएल, ये सारी चीज़ें आपने इनको सिलेक्ट ही रहने देनी है, किसी को भी अनसेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि जी किस में करना है, आपने यही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये सी के अंदर ही मोस्टली अपनी जाकर स्पेस बनाता है जैम्प में। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फोल्डर पड़ा होगा तो अभी आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपने सी यानी कि ये आपकी जो सी ड्राइव है उसके अंदर होगा और अपना ये एक फोल्डर बनाएगा जैम्प के नाम से। ठीक है, मैंने आगे 1 लगा दिया क्योंकि मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट करेंगे तो बस आपके पास कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो रेडी टू इंस्टॉल आ जाएगा, और नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप थर्ड स्टेप है आपके पास। पहला स्टेप हमने क्या देखा कि हम लोगों ने जो है वो इंस्टॉलेशन कर ली। क्या इंस्टॉल किया हमने, सॉरी, सब पहला स्टेप हमने क्या देखा, हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड क्या किया, जैम। सेकंड स्टेप हमने क्या देखा, हमने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया। दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, हमने जैम को जो है वो इंस्टॉल कर लिया। सिंपली जैम के सेटअप जो हमने ये डाउनलोड किया था उस पर हम गए, उसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद नेक्स्ट 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 करेंगे तो वो आपका सी के अंदर जो है वो जाके इस तरह से यहाँ पे जब आप उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जाके देखेंगे तो ये जो आपकी सी ड्राइव है इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे आपको इस तरह से जैम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से अपना उसने फोल्डर बना लिया होगा आपके सी ड्राइव में। तो ये अब आपके जो है वो 3 स्टेप्स हो चुके हैं। क्लियर है, ये 3 स्टेप्स समझ आ गई। अच्छा जी, फोर्थ स्टेप आपके पास है कि आपने उसको रन किस तरह से करना है जैम को। अब इंस्टॉल तो आपके पास हो गया जैम, ठीक है, डाउनलोड भी आपने कर लिया था, इंस्टॉल भी कर लिया था। अब आपने उसको जाहिर है रन करना है, उसको आपने एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो एक्टिवेट आप उसको किस तरह से करेंगे ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे आके आप जो है वो सिंपली जो आपने जैम किया होगा उसको आपने आके यहाँ पे जो है वो लिख लेना है। अच्छा जी, जो आपका स्टार्ट बार होगा टाइप यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये जो है वो स्टार्ट बार मिलता है, यहाँ पे आगे जो है वो आप इसको जो आपका जैम्प है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है जी, तो जो आपका विंडो का सर्च बार है यहाँ पे आके आप जैम्प लिखें तो ये आपको जैम्प कंट्रोल पैनल शो हो जाएगा इंस्टॉलेशन के बाद। इसको आपने ओपन करना है जैम्प कंट्रोल पैनल को। जैसे ही ये ओपन होगा तो आप ये देखिएगा इस तरह का इसका कोई इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जिस पे जो है वो मॉड्यूल्स डिफरेंट आपके पास पड़े हैं, अपाचे, माई एसक्यूएल, फाइल जिला, मर्करी, टॉम कैट, पीआईडीज हैं, पोर्ट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा,
और आपके पास जो है वो आगे पोर्ट्स हैं, देन आपके पास एक्शंस हैं और ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपाचे को और माई ये दो मॉड्यूल जो है वो आपने स्टार्ट कर लेने हैं। अपाचे को आपने स्टार्ट कर देना है और जो माई है इसको आपने स्टार्ट कर देना है। तो ये येलो होगा, येलो के बाद जो है ये आपसे ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा। कोई एक्सेस मांगे तो इसको आप अलाउ कर दें। अच्छा जी, तो ये आपकी जो है वो दोनों ग्रीन हो जाएंगे, अपाचे की भी और माई ये दोनों मॉड्यूल, इसका मतलब है कि ये स्टार्ट हो चुके हैं। अगर बेल फेरस जो मोस्टली एरर जैम के अंदर आता है वो ये आता है कि ये जो आपके अभी देखिए आपके स्पोर्ट्स आपके यहाँ पे शो हो रही है कि ये 80 पोर्ट पे अपाचे चल रहा है, साथ में इसकी कंट्री पोर्ट है 443 और इस तरह से माई एसक्यूएल जो है वो चल रहा है 3306 पोर्ट पे। तो अक्सर जो एरर आ जाता है कि जब आप इसको चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये रेड हो जाता है और यहाँ ये स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, जैसा था मेरे पास स्टार्ट होने की निशानी किया तो ये ग्रीन हो गया, दूसरा ये इन्होंने बता दिया कि ये फलां फलां पोर्ट पे चल रहा है, ये फलां पोर्ट है और ये इसके पीआईडीज हैं। ठीक है जी। तो अक्सर क्या होता है कि ये आपका जो है वो यहाँ पे ये रेड हो जाता है, यहाँ पे पोर्ट भी लिखी हुई नहीं आती, तो ये आपके पास रन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे इनके सेटअप के अंदर जैम के ये वाली पोर्ट जो है वो इसको असाइन हुई होती है 80, 443 और 3306। तो अक्सर के लैपटॉप में बच्चों ने जो है वो स्काइप किया होता है या कोई और चीज ऐसी की होती है जो इन पोर्ट्स पे ऑलरेडी चल रही होती है। ठीक है, अब पोर्ट क्या होती है बेसिकली, अगर आप मिसाल ले लें, इसकी जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, स्विच होता है, तो अगर एक के अंदर जो है वो दो स्विच लगाने की जगह एक बोर्ड के अंदर, तो अब आपके पास दो चार्जर लगे हुए हैं, तो आप अपना लैपटॉप लगाना चाहेंगे तो वो वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे दो लगे हुए हैं। या तो आप उसको एक को उतारेंगे या आप जाके किसी नई जगह पे लगाएंगे। ठीक है, तो या तो आपको जो है वो स्काइप वगैरह अनइंस्टॉल करना पड़ता है, फिर दोबारा से आप जैम इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये वर्क करता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप इसकी पोर्ट चेंज कर देते हैं, यानी कि किसी और बोर्ड में जाके आप कहते हैं कि इसको चला दें। तो आप यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ये बात पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि एरर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ जाता है, तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टक ना रहें, क्योंकि एक नॉर्मल जो है वो यूजुअल एरर है जो अक्सर आ जाता है। तो आप इसको जो है वो यहाँ पे कन्फिग में जाएं, यहाँ पे आपको जो है वो सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग्स मिल जाती है। कहाँ पे मैं गया हूँ, यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रही है जैम कंट्रोल पैनल के अंदर, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग्स आपको मिल रही है, यहाँ पे आप आ जाएं। तो अब ये देखिएगा कि अपाची की आपको मिल रहा है जी मेन पोर्ट 80 है और एसएसएल पोर्ट 443 है। तो आप यहाँ पे इसको 80-80 कर दें। ठीक है, मेन पोर्ट तो आपको यहाँ पे सेव कराएंगे तो होप्स हो कि आपकी जो 80 पे नहीं चल रही थी वो 80-80 पे चल जाएगी। इसी तरह से माई एसक्यूएल है, उसकी आपके पास यहाँ पे 3306 है, तो आप इसको 3308 पे या 3307 पे या 3309 पे या 3305 पे इनमें से किसी पोर्ट पे ट्राई कर सकते हैं। इसको आप सेव कर दें तो फिर होप्स हो गया आपका माई एसक्यूएल की सर्विस भी चल जाएगी। ठीक है जी। तो ये आप जो है वो अगर इस तरह कभी हो कि आप इसको स्टार्ट करें, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया और ये ग्रीन हो गया, तो अगर आपका ग्रीन नहीं होता, यहाँ पे रेड हो जाता है और पोर्ट एरर आ जाता है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे माई एसक्यूएल की पोर्ट चेंज कर सकते हैं 3306 की जगह 3307, 3308, या अपाचे की आप जाके कर सकते हैं इसकी 80 की जगह 80-80 कर दें। तो इस तरह से आप जो है वो इनको चेंज कर सकते हैं, तो आपका ये दोनों स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डाउनलोड जैम, सेकंड स्टेप डाउनलोड वर्डप्रेस, थर्ड स्टेप जैम इंस्टॉलेशन, फोर्थ स्टेप उसको हमने क्या कर लिया, जैम को हमने रन कर लिया है, अपाची एंड माई एसक्यूएल के दो मॉड्यूल जो है वो हमने स्टार्ट कर लिए। तो ये हमारे पास हो गया जी चार स्टेप। अब हमने वर्डप्रेस की तरफ आना है, तो अब हमने इस फोल्डर में जाना है जैम के अंदर। जैम के अंदर जाके जिस फोल्डर से आपको काम है वो आपका फोल्डर है ये वाला HT Docs। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बस डिफरेंट जो है वेबसाइट भी पड़ी होंगी और वेबसाइट के फोल्डर भी आपको जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। अब ये मेरे पास जितनी वेबसाइट थी वो यहाँ पे पड़ी हुई है जो मैंने पहले जिन पे काम किया हुआ। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे आके आपने जो है वो जो आपने फोल्डर वर्डप्रेस का डाउनलोड किया है, ये वाला जो अभी हमने नया नया डाउनलोड किया है, इसको ला के आपने बल्कि ये आप लोग मिक्स करेंगे, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। इसके अंदर यहाँ सी के अंदर जैम के अंदर फिफ्थ स्टेप बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, जैम के अंदर आना है, जैम के अंदर आके HT Docs के अंदर आना है, यहाँ पे आके आपने एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है जी, न्यू फोल्डर, फोल्डर का आपने नाम दे देना जो भी आपने अपने जो डोमेन रखनी है बेसिकली, ठीक है, अपनी वेबसाइट की, वो आपने नाम दे देना है। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पे जी batch7.com। ठीक है जी, मैंने ये जो है उसका नाम रख दिया, ये खाली फोल्डर है।
इसके अंदर कुछ भी नहीं है batch7.com के अंदर। ठीक है, किधर बनाया मैंने, लोकल डिस्क सी में, जहाँ पे मैंने जैम इंस्टॉल किया था, जैम के फोल्डर के अंदर में गया, उसके अंदर जाने के बाद मैंने htdocs के अंदर गया और यहाँ पे जाके मैंने एक खाली फोल्डर क्रिएट किया, उसका नाम मैंने दे दिया batch7.com। ये हमारे हो गए 5 स्टेप। 6 स्टेप क्या है मेरा, कि मैं डाउनलोड में जाता हूँ, वो जो फोल्डर था जो मैंने अभी जो उसको वर्डप्रेस वाला, ठीक है जी, उसको मैंने कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आया। जो मैंने फाइल डाउनलोड की थी वर्डप्रेस की, जो मैंने वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड किया था, अभी आपको मैंने दिखाया था wordpress.org से, वो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया इस फोल्डर के अंदर batch7.com के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है जी, जो मैंने जिप फाइल डाउनलोड की थी, उस जिप फाइल को मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, एक्सट्रैक्ट करवा दिया। तो ये जरा एक्सट्रैक्ट हो जाए। दोबारा बता रहा हूँ, डाउनलोड जैम पहला स्टेप, डाउनलोड वर्डप्रेस सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ जैम, फोर्थ स्टेप क्या है, जैम को हमने रन करना है, फिफ्थ स्टेप क्या है, जैम के अंदर आके htdocs के अंदर आके एक फोल्डर बनाया batch7.com का, ठीक है जी, खाली फोल्डर। सिक्स स्टेप क्या किया, कि वो जो वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था वो यहाँ पे लाके एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास कितने हो चुके हैं अभी तक, 6 स्टेप हो गए। ये अभी हम प्री रिक्विजिट्स की बात करें कि क्या क्या चीजें हमें सेटअप में चाहिए, तब उसके बाद हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी हम जो है वो सारे का सारा क्या करें, सेटअप कर रहे हैं। ये लिखते जाएं साथ साथ, मैंने इसलिए बताया था कल कि आप जो है ना वो डायरी पेंसिल साथ रखिएगा, ताकि अब मैं जैसा बार बार स्टेप्स बता रहा हूँ तो आप जो है वो एटलीस्ट इनको नोट कर लें। 6 स्टेप्स हो चुके हैं, ताकि जब आप दोबारा बैठें ये काम करने लेक्चर के बाद, तो आप स्टेप्स वाइज जो है वो चीज़ें लेके चलते जाएं, फिर आपको मसला नहीं होगा। अदरवाइज आपको जो है वो फिर साथ साथ लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा। लेक्चर कभी कभार जो है वो लेट हो जाता है, जिस तरह से अभी तक कल वाला नहीं आया था, अभी होप सो आ जाएगा वो। तो इस वजह से फिर मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है वो स्टेप नोट कर लिया करें। जी जी, क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर रुक जाए। अच्छा जी, अब ये हमने कर लिया, उसके बाद इसको हम डिलीट कर देंगे, जो फाइल थी हमारे पास जिप वाली, इसको ये तो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जो आपने लास्ट स्टेप करना है वो क्या करना है, कि वर्डप्रेस के अंदर जो आपने सारी चीजें रखवाई थी, इसको आप यहाँ से निकाल लें बाहर, इसको आप कट करें। ये राइट क्लिक करके आपके पास कट का ऑप्शन आता है, कट करें और यहाँ पे batch7.com के अंदर आके, इसको आके वापस एक स्टेप बैक के, इसके अंदर जो चीजें थी वर्डप्रेस के अंदर वो निकाल के इधर बाहर रख दें। नहीं जी, ये सारी इधर आ गई। अब वर्डप्रेस का फोल्डर जो है वो आपका एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी है, अब इसको आप डिलीट कर दें। तो ये आपके पास जी है पहला, आपने ये हमारी स्टेप्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अब लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम आगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, जैम को किया डाउनलोड, सेकंड स्टेप वर्डप्रेस को किया डाउनलोड, थर्ड स्टेप जैम को किया इंस्टॉल, फोर्थ स्टेप जैम को रन किया, फिफ्थ स्टेप जैम htdocs में आके हमने फोल्डर बनाया batch7.com का, सिक्स स्टेप उसके अंदर आके हमने फोल्डर रखा, जो हमने डाउनलोड की थी फाइल वर्डप्रेस की, उसको हमने ला के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवा दिया। सेवन स्टेप क्या किया, वर्डप्रेस के फोल्डर यहाँ के एक्सट्रैक्ट हो गया था, उसके अंदर जाके ये सारी फाइल निकाल के batch7.com वाले फोल्डर में रखी और वर्डप्रेस को कर दिया डाउनलोड। तो ये 7 स्टेप्स हम लोगों ने जो है उसके अंदर हमने सारी की सारी चीजें जो है वो कर ली। स्टेप्स हम लोगों के सेटअप जो है वो हमारा हो गया। अब हम आगे इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अगर मैं एम्प्टी फोल्डर ना बनाऊं, ये जो वर्डप्रेस फाइल है इसका नाम चेंज करके अपना कोई भी नाम रख के लोकल होस्ट पे रन कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। असल में ना पिछले बैचेस में इस तरह से हुआ कि मैंने उस तरह से ही बताता हूँ मैं नॉर्मली, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो यहाँ पे आके फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद आके जो है वो उसको एक्सेप्ट किया, तो वो वर्डप्रेस आ गया, फिर वो कहते हैं हमारी तो वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही। तो इस वजह से मैंने ये वाला तरीका बताया ताकि ये उनको जो है पता हो कि हमने batch7 के अंदर सारी फाइल रखनी है। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो वर्डप्रेस को यहाँ पे लाके htdocs के अंदर, ये जो आप वर्डप्रेस का जिप फाइल थी उसको यहाँ पे लाके रखें, तो वर्डप्रेस के नाम से यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर का नाम आप चेंज कर दें। लेकिन ये इंस्टॉलेशन से पहले ही करना है। फिर ये भी मसला था कि कुछ स्टूडेंट बाद में कर देते हैं। जब आपने इसको इंस्टॉलेशन कर लिया, अभी हम आगे इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते इस फोल्डर का, इसका नाम आपने बाद में चेंज नहीं करना। नाम चेंज होने से मुराद ये है कि आपने इसकी डोमेन चेंज कर दी है। जी उस्मान साहब। सर ये जो है हर जो वेबसाइट है उसके लिए सेम काम करना पड़ेगा, मतलब जैसे batch7.com है तो अगर मैं कोई hello.com बुलाता हूँ या कुछ भी, तो हर दफा वर्डप्रेस की फाइल उसके अंदर जाके इसी तरह कॉपी करनी पड़ेगी। जी सर ऐसे ही है, क्योंकि hello.com एक सेपरेट वेबसाइट है, तो उसके लिए दोबारा से वर्डप्रेस जो है वो ला के रखना पड़ेगा। अगर आपकी जो है वो ये batch7.com सेपरेट वेबसाइट है तो उसके लिए सेपरेट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होगी, hello.com सेपरेट वेबसाइट है तो उसके लिए सेपरेट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होगी। ठीक है, तो जितनी वेबसाइट्स होंगी उतनी दफ़ा सेम प्रोसेस होगा।
हाँ जी, क्लियर हो गया जी। वर्डप्रेस का जो सेटअप का भी हमने बताया, हमने ये सारे का सारा जो है वो सेटअप परफॉर्म किया है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसमें कोई मसला मसाइल है तो बताएं। ये 7 स्टेप्स हैं, हो जाएंगे जी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सारे एक एक दफ़ा बता दीजिएगा काइंडली, जितने भी बैठे हैं। एक जैम पर हम मल्टीपल डोमेन रन कर सकते हैं जी। एक जैम्प आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया तो आप समझें कि आपकी एक होस्टिंग होगी, उस पर आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स बना लें। डोमेन रन कर सकते हैं आप, फोल्डर यानी कि बना बना के। अच्छा जी, कह रहे हैं कि लास्ट स्टेप बता दें, मैं बता देता हूँ सर। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगी, बिकॉज इस तरह जल्दी में समझ नहीं आ रहा। सर जल्दी तो कोई नहीं है, 40 मिनट लगा के हमने एक ही समझाई है आपको। मैंने 8 स्टेप बताए हैं और 8 स्टेप मैंने कोई 20 दफ़ा बताए हैं। अभी भी अगर आप कह रहे हैं कि जल्दी है तो फिर तो खैर ही हो। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएंगी। 6 या 7 स्टेप मैं बता रहा हूँ जी। जी जी, जब भी आप न्यू वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो वर्डप्रेस अगेन इंस्टॉल होगा। अच्छा जी, 6 स्टेप आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे आएंगे एच टू डॉक्स के अंदर। यहाँ पे आके आपने जो है वो एक फोल्डर क्रिएट कर लिया सिंपल, batch7.com। ये आपके पास फोल्डर था जी खाली, इसको हम डिलीट करें। ठीक है जी, ये आपके पास फोल्डर, आपने एक खाली फोल्डर क्रिएट किया batch7.com का। ये आपके पास था 6 स्टेप। ठीक है जी, एच डॉक्स के अंदर आप आए। सी के अंदर आके आपने जैम्प इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा। सी जैम्प, जैम्प के अंदर आके एच टी डॉक्स के फोल्डर, ये याद रखना है, ये एच टी डॉक्स। ठीक है जी, ये आपके पास फोल्डर होगा काम का। इसके अंदर आपने आना है और यहाँ पे आके आपने एक सिंपल खाली फोल्डर बना दिया। इसका नाम जो भी आपने डोमेन रखवानी है वो होगा batch7.com। ये रखवा दिया आपने खाली फोल्डर। यहाँ पे आके आपने वो जो फाइल, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप पे कि आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, तो यहाँ हमने आके वो वर्डप्रेस डाउनलोड किया था। इसको यहाँ पे आके आपने जो है एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। ठीक है जी, इसके अंदर आके जो आपका वर्डप्रेस है वो यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है जी 6 स्टेप। ये फोल्डर वाला 5th स्टेप था कि आपने जो है वो खाली फोल्डर क्रिएट किया। 6 स्टेप में आपने क्या किया, वो जो वर्डप्रेस की आपने फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल को यहाँ पे आके आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट करवा लिया। ठीक है जी, तो एक्सट्रैक्ट हो गई, इस तरह से वर्डप्रेस का एक फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स आ जाएंगी। 7th स्टेप आपने क्या करना है, इस वर्डप्रेस के अंदर जो डिफरेंट फाइल्स आई हैं उसको आपने कट करके इसमें ला के रखना है batch7.com में, और इस वर्डप्रेस वाले फोल्डर को डिलीट कर देना है। अभी मैं आपके सामने करता हूँ। बैच स्टेप 5 क्या है, batch7.com का फोल्डर बनाया खाली। स्टेप 6, वो जो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था उसकी फाइल यहाँ पे ला के रखी, जिप फाइल थी, उसको यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करवा लिया। ये आपके पास 6 स्टेप है। जब एक्सट्रैक्ट करवाया तो क्या हुआ, आपके पास एक वर्डप्रेस का फोल्डर बन गया और उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स आ गई। ठीक है जी, वो जो डिफरेंट फाइल्स आ गई है ना, अब उनको क्या करना है, उनको निकाल के वर्डप्रेस के फोल्डर से बाहर ला के रखना है। ये देखें, वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं, इनको आपने निकाल लेना है। यहाँ से इन पे सारों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके कट करें, और कट करके यहाँ पे एक स्टेप पीछे आ जाए और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये जब पेस्ट हो जाए तो फिर जो आपका ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसको आपने चेक कर लेना है कि ये खाली हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं। तो फिर इसको और ये जो आपकी जिप फाइल है इसको, इन दोनों को आपने पकड़ के क्या कर देना है, डिलीट कर देना। तो अब फाइनल फॉर्म क्या होगी कि जी जैम्प एच डॉक्स के अंदर जो आपने आके फोल्डर बनाया था batch7.com का, उसके अंदर वो सारी की सारी फाइल पड़ी होंगी। उसके अंदर कोई एक फोल्डर नहीं पड़ा होना चाहिए कि वर्डप्रेस का फोल्डर पड़ा है फिर उसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हैं, और ये सारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी होंगी। हाँ जी, ये आपके जी 7 स्टेप्स है। क्लियर है अब? क्लियर है तो बताएं, फिर मैं आगे मूव करने लगा हूँ। अब भी नहीं क्लियर तो बस आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में जो है वो मैंने करवा दी है। अब किसी को कुछ रह गया है तो वो एक दफ़ा जो है आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जी जी नवीन, डायरेक्ट वर्डप्रेस के फोल्डर को भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बता चुका हूँ पहले। अच्छा जी, अब ये आपके पास हो गया सेटअप कंप्लीट।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको आ जाना है, अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है जी। अब आपने ब्राउजर ओपन कर लिया तो अब यहाँ पे आके आपने उसको एक्सेस करना है। एक्सेस आप किस तरह से करेंगे, जो आपने वहां पे फोल्डर रखवाया है, यहाँ पे आपके पास होगा लोकल होस्ट, आप आके लिखेंगे। ठीक है जी, लोकल होस्ट स्लैश, आगे अपनी डोमेन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आके आप इस तरह से इसको जो है वो एक्सेस करेंगे। लोकल होस्ट, ये याद रखना है, लोकल होस्ट स्लैश, इस तरह से www डॉट होता है ना, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लोकल होस्ट स्लैश। आगे आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है, batch7.com मेरे फोल्डर का नाम है, .com फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है, इस वजह से आ रहा है, अदरवाइज खाली batch7 होता तो आप इस तरह से एक्सेस करते। ठीक है जी, batch7.com, ये आपने यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख दिया, लोकल होस्ट स्लैश batch7.com। उससे पहले ये याद रखिएगा कि जो कंट्रोल पैनल में मैं गया था और मैंने इसके 2 मॉड्यूल्स ऑन किए थे वो ऑन होने चाहिए, अदरवाइज ये यहाँ से रन नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो मॉड्यूल है उसके वो ऑन होने चाहिए, ये वाले अपाची और माइस्क्यूएल ये दोनों ऑन होने चाहिए। अच्छा जी, लोकल होस्ट स्लैश batch7.com लिख के आपने इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अब आप देखेंगे ये आपके पास जो है वो वर्डप्रेस का सेटअप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, वर्डप्रेस का सेटअप जो है वो इंस्टॉल होना आपके पास स्टार्ट हो गया। अब आपके पास जो अगला स्टेप है, वो जो 7 स्टेप्स थे वो अब आप उनको साइड कर दें, वो आपके पास थे प्री रिक्विजिट जो आपने सेटअप बनाने के लिए करने थे। ठीक है, अब आपके पास जो है वर्डप्रेस क्या होने लगा है, इंस्टॉल होने लगा है। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश batch7.com लिख दिया, ये जो आपके फोल्डर का नाम है ये वाला, जो एच डॉक्स के अंदर आपने आके बनाया है batch7.com, उसको आपने एक्सेस करना है। किस तरह से, लोकल होस्ट लिखना है स्लैश batch7.com, इतनी सी लाइन आप लिखेंगे तो ये आपके पास जो है वो एक्सेस हो जाएगा, इतना सा, लोकल होस्ट स्लैश batch7.com, इसको एंटर करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेस आपको इसके पास इसकी मिल जाएगी। अब आप सबसे पहले वो पूछेगा जी कि आपने कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है, तो आप यहाँ बताएंगे जी इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से पूछेगा जी कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स, कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़, डेटाबेस नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, ये आपको 5 चीज़ें जो है वो कह रहा है इनका इल्म होना चाहिए, उसके बाद ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, लेट्स को देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें डेटाबेस नेम पूछ रहा है, यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, डेटाबेस होस्ट पूछ रहा है और टेबल प्रीफिक्स पूछ रहा है। अब डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस मैंने आप लोगों को कल बताया था कि डेटाबेस बेसिकली जो है वो आपके पास टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है, कि पूरी वेबसाइट का आपका डाटा जो है वो उन टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं आप डेटाबेस। अब डेटाबेस आपको जाहिर है यहाँ पे आपको पूछ रहा है डेटाबेस नेम, या तो आपने पहले बनाई होती तो आप यहाँ पे लिख देते, अगर आपने नहीं बनाई तो आपको नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाए, दोबारा से ब्राउजर के अंदर ही आना है, लोकल होस्ट स्लैश, अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है php my admin। ठीक है, ये याद कर लें, जब डेटाबेस क्रिएट करनी है तो क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश php my admin। ठीक है जी, इसको आपने ओपन कर लेना है। और अगर ये आपको याद ना रहे कि ये php my admin सर ने बोला था या क्या बोला था, तो आप सिंपल आके यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश करके इसको ओपन कर लें। ठीक है जी, लोकल होस्ट स्लैश करके ओपन करेंगे तो ये आपका लोकल होस्ट का डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड जब आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा, जैम्प अपाची प्लस माईडीबी प्लस पीएचपी प्लस स्पर्ड और अपाची फ्रेंड्स का, इस तरह से आपके पास लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में मिलेगा आपको पीएचपी माई एडमिन। ठीक है जी, अगर आपको लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन डायरेक्ट याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे आके सिंपली लोकल होस्ट लिख दें, लोकल होस्ट स्लैश, और इसको यहाँ से ओपन कर लें तो आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको पीएचपी माई एडमिन मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपको यहाँ से भी रीडायरेक्ट करवा देगा लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप आगे लोकल होस्ट स्लैश php my admin पे, अब यहाँ पे आके आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है। जो ये डेटाबेस का नाम मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे आके ये डेटाबेस का जो नेम मांग रहा है यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डेटाबेसेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जिस तरह से ये देखें ये फाइनेंस है। अब ये देखें ये आपके पास वर्डप्रेस की डेटाबेस पड़ी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सारे के सारे टेबल इसके अंदर आ जाते हैं और सारे का सारा डाटा स्टोर होता है। अब ये WP यूजर्स देखेंगे तो यूजर्स का डाटा स्टोर हो रहा होगा कि कितने यूजर्स हैं, ये देखें एक यूजर है answerblog.com और इस तरह से करके। ठीक है जी, यूजर मेटा देख सकते हैं कि उसके सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे स्लाइडर है, इस तरह से पोस्ट है, ठीक है, कितनी पोस्ट हुए हैं, कितने ब्लॉग्स हुए हैं, देखें वो सारे आपके पास यहाँ पे सेव हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अभी देखें एक टेबल है, इसके ये कॉलम है,
आईडी, पोस्ट ऑथर, पोस्ट डेट, पोस्ट कंटेंट, पोस्ट टाइटल। अब ये इसका क्या है, कॉलम है, और ये इस तरह से ये रो है। तो रोज और कॉलम की फॉर्म में एक टेबल बनता है और उसके अंदर डाटा आपके सारे का सारा जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट डाटा टेबल्स में, उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, डेटाबेस। जी उस्मान साहब। सर ये बाय डिफॉल्ट ही क्रिएट हुए होते हैं या हमें हर टेबल मतलब खुद से सारे टेबल्स और नहीं नहीं, फील्ड्स अभी और हम ये सब देखते हैं, क्रिएट अभी करनी देखते होती हैं, है? अभी देखते हैं। तो ये आपके पास जो यहाँ पे डिफरेंट, मैं आपको बता रहा था कि रोज और कॉलम की फॉर्म में आपके पास डाटा टेबल होता है और उसके अंदर जो है आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक डाटाबेस है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जब वर्ड पे इंस्टॉल करना है तो हमारे पास हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और ये सारी चीजें। तो हमने आके यहाँ पे क्रिएट करनी है डेटाबेस। ये न्यू आपको मिल रहा होगा लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन में, जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक न्यू का जो है वो टैब मिल रहा है। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा जी कि आपने डेटाबेस का नेम किस नाम से आपने बनानी है। तो हम इसी नाम से बना देते हैं जी, बैच 7 के नाम से। ठीक है जी, बैच 7 आ गया। इसको आपने नहीं छोड़ना, नहीं छेड़ना। UTF-8 MB4 जनरल CI आपने इसको इसी तरह ही रहने देना है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और आप इसको जो है वो बैच 7 सिर्फ आपने यहाँ पे नाम लिखना है। न्यू पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, नाम लिखेंगे आप डाटाबेस का और इसको आप क्रिएट कर देंगे। तो ये एक डाटाबेस जो है आपके पास क्रिएट होगी, बैच 7। अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर कोई भी टेबल इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है जी, आप इसको प्लस से ये देखें, ये माइनस हो गया, प्लस करें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह मैं फाइनेंस की डाटाबेस को करता हूँ तो इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी टेबल अवेलेबल बैच 7 के अंदर नहीं है। खैर, हमने एक डाटाबेस जो है वो क्रिएट कर ली है, उसका हमने नाम दे दिया, उसकी डाटाबेस एक क्रिएट होगी। यार आप लोग ना काइंडली एक्स्ट्रा बातें ना करें प्लीज। ठीक है, आप लिंक दे दें चैनल का, ये कर लें वो कर लें। प्लीज जो यहाँ पे लेक्चर हो रहा है उस पर फोकस करें। इस तरह से मैं यहाँ पे चैट आती है, आई थॉट के कोई क्वेश्चन आया होगा और आप लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहरबानी करें, अपनी जो इधर उधर की बातें हैं उनको जरा थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें, बाद में कर लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे न्यू पे आप जाएंगे, सिंपली न्यू पे जाके आपने डाटाबेस पे नाम किया और इसको आपने क्रिएट कर लिया, दैट्स इट। ठीक है जी, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे टेबल्स वगैरह नहीं बनाने। वो जब आप यहाँ पे आके इसको सेटअप करेंगे तो ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे टेबल बना देगा। अच्छा जी, अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। हमने क्योंकि डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया, तो हम इस पे आ जाते हैं। अब आपके यहाँ पे आपने इसमें आप मांगा हुआ डाटाबेस नेम। तो डाटाबेस नेम जो है वो आपने ये वाला देना है जो आपने यहाँ पे बनाया है, बैच 7। यहाँ पे आके कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बैच 7। ठीक है जी, उसको आपसे पूछेगा यूजर नेम, योर डेटाबेस यूजर नेम। यूजर नेम क्या होगा, तो उसको आपने क्या रखना है, उसको आपने सिंपली रखना है रूट। ठीक है जी, डेटाबेस का यूजर नेम लोकल होस्ट में हम नहीं बनाते। लोकल होस्ट में आपके पास जो है वो यूज होता है रूट। लाइव जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यूजर नेम किस तरह से बनता है और किस तरह से अटैच करते हैं। लेकिन लोकल होस्ट जब आप जैम पे कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पे क्या यूज करना है, रूट यूज करना है, ROOT, रूट। और डेटाबेस का आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। ठीक हो गया। और डेटाबेस होस्ट जो है वो आपने लोकल होस्ट यहाँ पे लिख देना है, लोकल होस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ हो। और टेबल प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर पहले लिखा होगा, इसको भी आप वैसे ही सेम रहने दें, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। प्रीफिक्स ये होता है कि जो टेबल का डाटा होगा, उस टेबल का जो नेम होगा उसके पीछे क्या लगा होगा, ये देखें, WP अंडरस्कोर। तो कुछ भी आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इस पे आप जो है वो इस तरह से ही रहने दें, टेबल प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर रहने दें लोकल होस्ट पे। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जी हमने सिंपल क्या किया, डेटाबेस क्रिएट की एक, और उसका हमने यहाँ पे लाके नाम रख दिया। यूजर नेम हमने जो है वो रूट रख देना है, ROOT, रूट। पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली। और डेटाबेस होस्ट हमने लोकल होस्ट लिख दिया, लिखा हो था ऑलरेडी। और टेबल प्रीफिक्स आपके पास WP अंडरस्कोर आ गया, दैट्स इट। इसको आपने यहाँ पे कर देना है सबमिट। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर तो ये ठीक होगा तो इनका कनेक्शन बन जाएगा, अगर नहीं होगा तो कनेक्शन खराब हो जाएगा। तो ये देखें, ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस इफ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू रन द इंस्टॉलेशन। ठीक हो गया। तो ये डेटाबेस और वर्डप्रेस का जो है वो आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बन चुकी है, इंटीग्रेशन हो चुकी है, क्योंकि हमने नाम सही दिया था और यूजर नेम वगैरह भी सारी चीजें हमने सही दी थी। अगर नहीं देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये हमने डेटाबेस जो है वो कनेक्ट करा दी। देन हम करेंगे जी रन द इंस्टॉलेशन। अब रन द इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है। अब आपसे पूछेगा जी कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप बता देंगे जी कि वर्डप्रेस बैच 7 मेरी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये यूजर नेम आपसे पूछा जाएगा,
वहां पे आपने अपना नाम दे देना है जिससे आपने लॉग इन करना है। अब यहाँ पे जो यूजर नेम है वो आपने कौन सा देना है, और याद भी रखना है कौन सा देना है जिससे आपने बाद में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉग इन करना है। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है और ये पासवर्ड भी आपने याद रखना है जो भी आपने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे भी मैं एक पासवर्ड जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले वाले में आपको याद होगा कि यूजर ने हमने रूट रखा था और पासवर्ड खाली छोड़ा था क्योंकि वो डेटाबेस का था। अब ये डेटाबेस का नहीं है, ये आपके पास वर्डप्रेस का है। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का ये है कि जब इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को एक्सेस करना होगा। तो आप किस तरह से करेंगे, तो इन यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू करेंगे। तो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आपने बाद में याद रखना है, और यहाँ पे आपको एक जो है वो ईमेल देनी पड़ेगी। तो कोई भी यहाँ पे आप जो है वो ईमेल दे दें, लेकिन देनी पड़ेगी क्योंकि इस पे आपने बाद में जो है वो अगर आपका कभी आप भूल जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए तो आपको पासवर्ड जो है वो अपना रीसेट करना होता है, तो ये ईमेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल। उसके बाद आपके पास है एक ऑप्शन सर्च इंजन विजिबिलिटी, कि जो सर्च इंजन की विजिबिलिटी है, यानी कि गूगल पे आपकी वेबसाइट इस वक्त लॉन्च होनी चाहिए। लॉन्च से मुराद है कि शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये इसमें तो लोकल होस्ट में तो ये ऑप्शन फजूल है क्योंकि ये तो जाके वहाँ पे नजर नहीं आ सकती, लेकिन जो लाइव वेबसाइट है उसके अंदर अगर ये ऑप्शन आ रहा हो कि सर्च इंजन को आपने डिस्करेज करना है या करेज करना है, तो स्टार्ट में आप उसको डिस्करेज रखते हैं जब तक आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि जब लोग उस पर आएंगे तो आने के बाद उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, देखेंगे आपकी वेबसाइट खराब होगी, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि आप तो अभी तक बना रहे होंगे, तो वो चले जाएंगे और फिर गूगल उनको जो है वो बहुत नीचे फेंक देगा आपकी वेबसाइट को। तो इसलिए इस वक्त आप जो है वो डिस्करेज रखते हैं। फिर जैसे ही आपकी वेबसाइट कंप्लीट होती है तो फिर आप इसको बाद में सेटिंग में जाके चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं गूगल से कि वो आपकी साइट को जो है वो इंडेक्स करे और करेज करे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सब करने के बाद वेबसाइट का टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, और इसको डिस्करेज करा दें स्टार्ट में जब वेबसाइट की जब तक कंप्लीट नहीं होती। सर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन रख सकते हैं आप, लेकिन वो एक सिक्योरिटी ब्रीच होता है। लाइव वेबसाइट पे ना रखिएगा, इधर रख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे करने के बाद आप इसको जो है इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। वर्डप्रेस जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो अब ये पूरे का पूरा अपना सेटअप जो है वो रन करेगा और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये आपके पास जी पूरे का पूरा सेटअप था कि किस तरह से लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। लें जी, सक्सेस, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Username, password, your chosen password. सर आपकी मर्जी है, अगर आपको जो है वो बाद में लगता है कि मुझे ईमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप फेक रख सकते हैं। मैं बता चुका हूँ कि उसका क्या काम है। उसका काम यही है कि अगर कभी कल को कोई मसला बनता है, आपका यूजर, आप पासवर्ड भूल जाते हैं, यूजर नेम भूल जाते हैं, तो आपको वो ईमेल काम आएगी। तो अगर आपने फेक रखी होगी तो फिर आपकी वो किसी काम नहीं आएगी, फिर आप समझें कि आपकी वेबसाइट चली गई, अब आपको दोबारा से जो है वो इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। पासवर्ड तो आपने टाइप ही नहीं किया था, किया टाइप भाई। आप जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया मेरा ख्याल है। वर्डप्रेस पहला पासवर्ड हमने नहीं लिखा था, वो डाटाबेस का पासवर्ड था, उस पर हमने जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया था। अगला जो पासवर्ड था जब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की बारी आई है उसके अंदर हमने यूजर नेम भी लिखा है और हमने पासवर्ड भी लिखा है। तो ये आपके पास जी सारे का सारा जो है वो सेटअप हो चुका है। अब आप जो है वो अपनी वेबसाइट को देखेंगे वो किस तरह से शो हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखें localhost/patch7.com, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो आपकी वेबसाइट शो होगी। पहले आपने जब अप्रोच किया था तो आपको याद होगा कि आपका सेटअप ओपन हो गया था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है वो कुछ इसके ऊपर एक थीम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। 2024 में आप जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो आपको इस तरह से जो है वो आपकी वेबसाइट देखने को मिलेगी। जी उस्मान साहब। सर ये हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो गया, तो अब लेट्स सपोज हमारा सिस्टम दो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो यही सेम एड्रेस या जो आईपी होगा, आईपी लिख के मैं आगे लूंगा तो वो दूसरे सिस्टम पे भी एक्सेस हो जाएगा सर? यार अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से एक्सेस, अगर वो दूसरी फाइल को एक्सेस कर सकता है, अगर वो जैम को एक्सेस कर रहा है दूसरा सिस्टम, तो फिर वो इसको एक्सेस कर लेगा। सर मतलब कहने का है कि मेरा सिस्टम इस वक्त दो सिस्टम या तीन सिस्टम एक जगह पे हम्म बैठा हूँ, तो चार सिस्टम हमारे इंटरकनेक्टेड है आपस में, हम एक हम्म दूसरे के साथ एक आईपी हम्म उसमें सबको लॉट हो जाता है ना डिफरेंट हम्म नंबर के साथ। हम्म तो हम्म अगर मैं यही उस इस सिस्टम जिस पर मैंने इंस्टॉल किया है हम्म और वही आईपी मैं लिख के आगे ये नाम लिखूंगा, तो हम्म मतलब टेस्ट करना पड़ेगा मुझे? मैं वही आपको पूछ रहा हूँ कि वो अगर तो जैम देखें उसको, जो आपने सी में जैम इंस्टॉल किया है,
अगर जी तो जी। उसकी एक्सेस है उसके पास तो फिर मसला नहीं है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जैम की अगर एक्सेस उसको मिल रही है बाकी कंप्यूटर्स को जो इंटरकनेक्टेड है, तो फिर ये इसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। चलो मैं चेक कर, ठीक। यस, ओके। अच्छा जी, बता दें जी, ये हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारे पास पूरे का पूरा सेटअप था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। जी जी मुनीर साहब, मैंने यही बताया कि सिस्टम फाइल्स अगर शेयर कर रहे हैं तो फिर मिल जाएगी एक्सेस। अच्छा जी, हाँ जी। तो यहाँ पे आप किसी को क्वेश्चन है पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में तो बताएं। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो बता दें। नहीं है तो भी बता दें। जी मुनीर। सर, ये आपने इतना सारा प्रोसेस किया बेसिक। मैं इस वक्त जो है लाइव होस्टिंग पे काम कर रहा हूँ, तो हमें ये डेटाबेस वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास ये चीज़ें ऑलरेडी सारा कुछ सेटअप है। इसका हमें भी ये चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं जाके, क्योंकि हम तो जस्ट वेबसाइट लाइव करते हैं, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और उसको लाइव कर देते हैं। तो ये जो हम्म डेटाबेस की सेटिंग आपने किया, ये लाइव वेब होस्टिंग वालों के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं सीखनी, जो ऑलरेडी लाइव पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ना बात ऐसी है, मैंने वही बात की थी कल भी कि जब हम करते हैं ना चीज़ें तो हम बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब लाइव पे आपको एक जो है वो आसान प्रोसेस मिल जाता है कि आपका जो है वो एक कोड रन होता है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको इंस्टॉलेशन कर देता है। उसके अंदर जाके आपको डेटाबेस क्रिएट नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही डेटाबेस क्रिएट कर लेता है। लेकिन कल को अगर आप जो है वो वेबसाइट माइग्रेशन की तरफ मूव करेंगे और आपको मैनुअल माइग्रेट करनी पड़ी वेबसाइट, तो फिर इस तरह से आपको डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन यही होता है। और भी हजार मसले आ रहते हैं वेबसाइट, कभी कभार जो है वो कोई कई किस्म के एरर्स आ जाते हैं, आप चीज़ें भूल जाते हैं। जिस तरह से अभी कोई मैंने आपको बताया था, यूजर नेम भूल गए आप, पासवर्ड आपको भूल गए, तो अगर आपको डेटाबेस का आइडिया नहीं होगा तो आप जो है वहाँ पे कोई एक चीज़ जो है वो आप समझें कि लैग कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आपको एटलीस्ट जो है वो इसकी बेसिस पता हो कि ये चीज़ें फर्क किस तरह से कर रही हैं, डेटाबेस बनती किस तरह से है। मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा, अभी बाकी सूचना आपको पता है तो बाकियों को दिखानी है, क्योंकि जाहिर है उस पर आसान होता है करना। लेकिन जब हम माइग्रेट करेंगे तो तब आप देखिएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डेटाबेस जो है वो लाइव पे किस तरह से बनाते हैं। और वहां पे यूजर सेपरेट बनाना पड़ता है और फिर आप उन दोनों को चीज़ों को जो है वो आपस में इंटीग्रेट करवाते हैं। तो अभी के लिए आपकी अगर आप लाइव पे करें तो आप बेशक जो है वो करें। लेकिन ये एटलीस्ट आइडिया आपको होना चाहिए इस चीज़ का कि बैक एंड पे जो है वो चीज़ें इसी तरह ही चल रही होती हैं। लाइव पे भी इसी तरह से डाटाबेस जो है वो बन रही होती है। डाटाबेस के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल। जी कर लीजिएगा मुबश्शिर साहब। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास जी होगी। तो अब अगर आप आके देखें तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा बैच 7 में अभी तक तो इस वक्त टेबल नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो बैच 7 है उसके अंदर भी टेबल्स आ चुके होंगे। तो अब जैसे ही हम इसको प्लस करते हैं, रीलोड हो ले जरा, तो ये देखें अब बैच 7 के अंदर भी हमारे पास सारे के सारे डाटा टेबल जो है वो बन चुके हैं, जिसके अंदर हमारे सारे का सारा जो भी डाटा इस वक्त हमारी वेबसाइट में होगा वो यहाँ पे आ चुका है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। आपको ये टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं होती, ये जो प्रीफिक्स आपने रखा था वो लग चुका है। आपकी सिर्फ आपने एक डाटाबेस क्रिएट किया था, उसका नाम दिया था, उसके बाद आपने जाकर उसको इंटीग्रेट करवा दिया। तो जैसे इंटीग्रेट होकर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पूरी हुई तो आपके भी यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स बन चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जी पूरे का पूरा था इंस्टॉलेशन सेटअप। तो आज आप लोगों ने जाके एक तो ये प्रैक्टिस करनी है कि जाके इन पे पूरे का पूरे जो है वर्डप्रेस आप लोगों ने इंस्टॉल करना है लोकल होस्ट पे। जिन लोगों ने आगे काम करना है वो लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करें, जिन लोगों ने नहीं करना आई वुड रिकमेंड कि वो भी एक दफ़ा कर लें, ठीक है, ताकि उनको जो है वो एटलीस्ट आइडिया हो कि मैनुअली वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब बात यह है कि अब मैंने ये इंस्टॉल तो कर लिया, अब मुझे जो है वो इसके जाना है डैशबोर्ड में, ठीक है जी। कि डैशबोर्ड जो है मैं इसके अंदर कैसे जाके पहुंचूं, जो मैंने इसके अंदर जा पूरी की पूरी सेटिंग करनी है, इसका जो वर्डप्रेस का जो टूल है उसके अंदर जाना है, अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, सारी चीजें करनी है, एडिट करनी है, तो मैं वहां पे किस तरह से जा सकता हूँ। असनाद साहब इसको बाद में देखते हैं, जनरल क्वेश्चन है कल वाली क्लास का, वैसे ये क्वेश्चन है कल में हमने ये क्लियर किया था, लेकिन चलें इसको हम बाद में देखते हैं एट द एंड। अभी जब लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ तो सबके लिए ये बात, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो जो उस चीज के रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो कर लिया करें, जो जेनेरिक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहे होते हैं उनको लिख लिया करें। एट द एंड जब क्यू सेशन देता हूँ 10 मिनट 15 मिनट लास्ट में, तो उस टाइम आप अपने क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लिया करें। अच्छा, तो ये आपके अब जो है वो आपकी वेबसाइट है, मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप एक्सेस करेंगे localhost/batch7.com। ये आप लिख के जो है वो अपनी वेबसाइट को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपकी आपकी वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब अगर आपने इसको
इसके बैकएंड में जाना है, इसके डैशबोर्ड में जाना है और वहां पे जाके आपने डिफरेंट चेंजिंग्स करनी है, लाइक थीम चेंज करना है, प्लगइन ऐड करना है, या कोई कंटेंट वगैरह चेंज करना है, यूजर्स ऐड कुछ भी करना है, तो वो आप किस तरह से जाएंगे। सिंपली कोई भी वेबसाइट हो सकती है, लाइव भी। अब ये जो प्रोसेस था ना इंस्टॉलेशन का, ये यहाँ तक था। जब आपके पास अब लाइव, अब जो है वो आपके आगे जो जितना काम होगा वो लाइव और लोकल में कोई भी उसका डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है जी, लोकल में भी वैसे ही होगा और लाइव में भी वैसे ही होगा। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट वो भी ओपन कर लेता हूँ, लाइव भी। ठीक है, अब ये एक लाइव वेबसाइट है, ये देखें इस पे इंस्टॉल हुआ हुआ है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, इस पे आ जाए, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लाइव पे किस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन जो हमने कर लिया वो होने के बाद, इंस्टॉलेशन होने के बाद दोनों में आगे फिर कोई जो है वो डिफरेंस नहीं बचता। फिर जब आप इसके डैशबोर्ड किस तरह से एक्सेस करते हैं, उस तरह से आप इसका डैशबोर्ड एक्सेस करते हैं। मैं लाइव का डैशबोर्ड किस तरह से एक्सेस करूंगा, ये डोमेन है। ठीक है जी, https www. ये डोमेन आपके पास, इसको स्लैश करके wp-admin आप लिखेंगे। ठीक है जी, wp-admin, wp-admin, ये याद रख लें। वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट का डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो कहाँ जाके लॉगिन करना है, उसकी डोमेन, जो उसकी डोमेन है, ये डोमेन है, उसके आगे स्लैश wp-admin, ये करके आपने एंटर कर देना है। तो ये करके जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से आप ये लोकल होस्ट पे आ जाए, यहाँ पे भी आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, wp-admin लिख के करें एंटर, तो आपके पास सेम पेज ओपन हो जाएगा जो वहां पे ओपन हुआ, जो यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है जी, ये देखें, ये भी वही पेज ओपन हो गया और लाइव वेबसाइट भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम पेज ही ओपन हुआ। अब आप यहाँ पे भी लॉगिन करें और यहाँ पे भी लॉगिन करें तो आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, लाइव पे भी और लोकल पे भी। अब आपको यहाँ पे मिल रहा है ये लोकल पे, और इसी तरह से अगर आप लाइव पे बात करें तो आपको उसी तरह से चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ चीजें यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि वो वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, उसके ऊपर काम काफी सारे हुआ है, प्लगइन्स हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा मिल रही हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि इंटरफेस दोनों का सेम है। ठीक है जी, तो अब जब हम यहाँ से आगे जो चीजें लेके चल रहे होंगे उसके अंदर आपको कुछ भी डिफरेंस जो है वो लाइव का या जो लोकल होस्ट का है, वो नहीं मिलेगा, कुछ भी चेंज जो है वो नहीं होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कैसे जाना है, लोकल होस्ट स्लैश patch7.com/wp-admin। ठीक है, उस पे आप जाके लॉगिन करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, अब साथ ही जो है ना वो हम लाइव को भी देख लेते हैं। ठीक है, कि लाइव पे अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो तो आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ होस्टिंग। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं सर, जो आपने हमें दिखाया था यूजर नेम एंड पासवर्ड, योर चूजन पासवर्ड वाली विंडो, वहां से भी हम एक्सेस कर सकते हैं ना डैशबोर्ड को? जहाँ से लॉगिन हो सकता है वहां से आप कर सकते हैं। अगर वहां से हो रहा है तो आप वहां से कर लें। वहां से एक दफा होगा, फिर दोबारा क्या, दोबारा उस पर कैसे जाएंगे आप? अच्छा जी, खैर यहाँ पे मैं ये नेम चिप ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो होस्टिंग और डोमेन जो है वो परचेज है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हम नेम चिप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो होस्टिंग और डोमेन जो है वो आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आप यहाँ पे देख लें। इस तरह से ही आपके पास आप लॉगिन करते हैं, किस जिधर से भी आप लोगों ने जो है वो जाके अपनी होस्टिंग या डोमेन परचेज की होती है। तो यहाँ पे आपको जो है वो डोमेन लिस्ट में आके आपको आपकी डोमेन शो हो जाती है। ठीक है जी,
कि कितनी डोमेन्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी आपने यहाँ से परचेज की होती है। अगर नेम जीप से किया तो यहाँ पे शो हो जाएंगी, कोड रेडी है तो वो भी इस तरह से आपको लिस्ट दिखा देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करें आके डोमेन लिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको शो हो जाती है कि इस वक्त आपके पास जो इधर से आपने परचेज की हुई है वो एक डोमेन है, ये वाली reboundmarketing.co। ठीक है जी, ये सितंबर 11 को एक्सपायर होनी है, आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह से आप होस्टिंग लिस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे आके आपको एक होस्टिंग जो आपने ली हुई है, जो आपने ये देखें, ये प्लान लिया हुआ है स्टेलर, और उसके साथ ये वाली डोमेन आपकी अटैच है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये भी सितंबर 10 तक जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ से जब आप होस्टिंग आपके पास आती है तो आप चले जाते हैं सी पैनल में। ठीक है, मोस्टली तकरीबन ऑलमोस्ट सब होस्टिंग्स के पास सी पैनल अवेलेबल होता है, जिसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो जा सकते हैं। कोशिश करें कि वही होस्टिंग लें जिसके पास सी पैनल अवेलेबल हो, जिसके पास ना हो उसको आपको लेनी नहीं चाहिए। लेकिन मोस्टली सबके पास जो अच्छी होस्टिंग है उनके पास सबके पास सी पैनल अवेलेबल होता है। तो आप होस्टिंग लिस्ट में आके गो टू सी पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से सी पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखें डिफरेंट टूल्स पड़े हैं, आपके पास जो है फाइल मैनेजर है, आपके पास आके डेटाबेसेस पड़ी हैं, ये PHP माई एडमिन पड़ा है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आपके पास ये सॉफ्टैकुलस ऐप्स इंस्टॉलर है, आप इसके ऊपर चले जाएं, या इस तरह से वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस पे चले जाएं। ठीक है, इनमें से किसी एक जगह पे जो है वो आप जा सकते हैं। हम इस पे चले जाते हैं, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस पे। पहले मुझे ज़रा डिलीट करना है उसको। ये usman.com मैंने आपको दिखाया कि अभी वो उस पर पड़ा हुआ था, तो मुझे इसको डिलीट करना है। यहाँ पे आके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करनी है मुझे डायरेक्टरी, डाटाबेस और रिमूव डाटाबेस यूजर, सारी चीज़ें मुझे रिमूव कर देनी है। रिमूव इंस्टॉलेशन। अभी जैसे मैं रिमूव करूंगा तो आप देखिएगा कि वहां पे आप फिर कुछ भी नहीं होगा। अब वो सिर्फ क्या बच गई, एक डोमेन बच गई है, ये देखें। उसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, कुछ भी उसके ऊपर कंटेंट जो है वो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये अब आप देखिएगा, पहले आपको मैं दिखाई थी कि किस तरह से शो हो रही थी, तो अब आप देखिएगा किस तरह से शो होती है। ये देखें, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बस सिर्फ होस्टिंग साथ कनेक्ट हुई है और इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं पड़ा। तो अब मुझे करनी है, इस पर क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैं वर्डप्रेस मैनेजर पे आता हूँ। जी उस्मान साहब। सर एक चीज कंफर्म कीजिएगा, आपने होस्टिंग ली हुई है तो हम्म, डोमेन नेम भी जो उस्मान ग्राफिक्स डॉट कॉम है ये भी आपने लिया हुआ है सर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, मतलब आपने मल्टीपल नेम, एक ही होस्टिंग तो आपको सारी एक ही जगह पे मिलती है? यस, होस्टिंग पे डिपेंड करता है, होस्टिंग के पैकेज पे। अब एक होस्टिंग है जो मैंने ली हुई है यहाँ पे, आप उससे 3 वेबसाइट्स उसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। और जिस तरह से जैम्प है उस पर आपने डिफरेंट फोल्डर्स बना के होस्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह से होस्टिंग के पैकेजेस होते हैं लाइव पे। तो अब ये जो मैंने होस्टिंग का पैकेज लिया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया है, ये स्टेलर वाला, इसके ऊपर आप इस वक्त 3 जो डोमेन्स हैं, यानी कि 3 वेबसाइट आप उसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। तो सर ये एक ये होस्टिंग, है और एक ये है और और एक सर और है जी। होस्टिंग और डोमेन सेम होनी चाहिए, एक ही जगह से लेनी चाहिए, या होस्टिंग एक जगह नहीं से हो नहीं, सकती है आपकी तो? मर्जी है, आपकी ओके मर्जी है, ओके कोई सर। फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने यहाँ पे ये जो usmangraphics.com है ये कहीं और से ली हुई है, ये GoDaddy से है, और ये जो reboundmarketing.co है ये नेमचीप से। तो ये इस पे फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है कि आपने डोमेन कहाँ से लिया और होस्टिंग कहाँ से लिए। लेकिन जहाँ से होस्टिंग लेते हैं वहाँ पे एक डोमेन आपको फ्री में जो है वो मिल जाती है, या कम पैसों में मिल जाती है, तो वो आपके लिए फायदा हो जाता है। जी मुनीर साहब। सर मैं बेसिक होस्टिंगर पे काम कर रहा हूँ, उसमें एक इशू आता है हम्म कि जब हम किसी दूसरे जगह से डोमेन बाय करके कनेक्ट करते हैं तो वो एक रेगुलेशन दे देंगे 60 डेज पुराने डोमेन, और इस तरह से हम्म। इस चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है? अब एक क्लाइंट आ जाता है और वो एक न्यू डोमेन देता है, वो 60 दिन पुराने डोमेन कहाँ से लेकर आए? ये अक्सर यार अब ये होस्टिंग में तो ये इशू आ जाता है, मैं वैसे ना रेगुलेशंस का पहली इशू आ दफ़ा जाता है जो कि है वो वो कहते हैं पुराने डोमेन लेकर आओ। ये तो मैं खैर पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई इशू है, क्योंकि ऐसा मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं, आई डोंट नो कि होस्टिंगर वो वालों की उसको क्या उस डोमेन पॉलिसी के है। साथ कनेक्ट कर देता है, उसके हम्म। ऊपर उस डोमेन से हाँ एक्सेस हाँ। दे देता है, बट एग्जैक्टली हम्म। कनेक्ट नहीं हो रही होती। वो कह रहा होता है कि पता नहीं डोमेन में जाके कुछ फाइल्स के अंदर चेंजिंग करें क्या क्या, वो उसका हाँ थोड़ा वो सा तो, गाइड कर देंगे। अगर मैं कहीं और से वो लेता हूँ, हाँ हाँ। होस्टिंग ले लेता हूँ, डोमेन कहीं और से लेता हूँ, वो कनेक्टिंग में बहुत इशू कर रही होती है आपस के अंदर। हाँ वो तो आपको जाके DNS रिकॉर्ड जाके तो सेटअप करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन ये 60 दिन वाली बात मेरी समझ से बाहर है, ऐसा मैं पॉसिबल एक नहीं है। मिनट चैट बॉक्स में ना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, तब ओके तक क्लास कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा जी। सर हम लर्निंग में डोमेन ना लें तो कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोकल होस्ट पे रहें, मैं लाइव इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ये कोर्स करने के बाद फ्रीलांस करना है, तो आपने लाइव अपने कस्टमर को डील करना है, तो इस वजह से बता रहा हूँ कि लाइव पे किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, ताकि इंस्टॉलेशन को हम एक ही दिन कवर कर लेना। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा चले छोड़ें जी, कोई नहीं, वो बता देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे।
ठीक है। सॉफ्टेकुलस हम इस पे आगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे, वर्डप्रेस मैनेजमेंट पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल का। यहाँ पे आपने आए वर्डप्रेस मैनेजर पे बाय सॉफ्टेकुलस, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल का। इंस्टॉल पे आप आएंगे तो आपको कह रहा है जी इंस्टॉल अ फ्रेश कॉपी ऑफ वर्डप्रेस, जी बिल्कुल आप उस पे इंस्टॉल पे क्लिक करें। वो आपसे पूछेगा कि भाई किस डोमेन पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने इसके साथ 3 डोमेन्स कनेक्ट की हुई हैं, तो आपसे पूछेगा कि भाई किस पे करनी है। तो यहाँ सबसे पहले तो आपने प्रोटोकॉल बताना है। तो प्रोटोकॉल जो है वो आपने जाहिर है HTTPS वाला ही रखना है, तो साथ में आप इसको HTTPS www डॉट वाला भी रख दें, क्योंकि प्रोटोकॉल आपका ये SSL वाला ही होना चाहिए, सिक्योरिटी वाला होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए, HTTP नहीं होना चाहिए। और नेम चीफ की बात ये है, या कुछ को काफी सारी जो होस्टिंग है वो आपको SSL जो है वो फ्री में दे देती है जब आप उनसे होस्टिंग लेते हैं। तो अब ये प्रोटोकॉल मैंने ये वाला रखूंगा तो मुझे SSL दोबारा से लेने नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी के अंदर जो है वो मुझे मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरे पास आप देखें कि आपके पास डिफरेंट डोमेन्स आपके पास अवेलेबल है और कुछ सब डोमेन्स अवेलेबल है। तो ये वाली डोमेन है जिसपे हमने करना है, ठीक है जी, ये वाली। तो अब वो यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। उस पर भी हम किसी दिन बात कर लेंगे कि हमने कनेक्ट किस तरह से करनी है। अच्छा जी, HTTPS www के बाद ये आपको डोमेन शो हो जाएंगी डिफरेंट, जो आपके पास होस्टिंग वाले उसके अंदर होंगी, नेम चीफ के अंदर होंगी, या अगर आपने उनको कनेक्ट किया होगा तो। usmangraphics.com यहाँ पे सिलेक्ट किया। कोई डायरेक्टरी है तो वो बता दें, डायरेक्टरी बताने की यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ताकि डायरेक्ट इसी के ऊपर ही हो, बजाय डायरेक्टरी का मुराद ये है कि स्लैश करके आपको ओपन करना पड़ेगा, /w। अगर आपने डायरेक्टरी लिख दी यहाँ पे WP, तो आपको इस तरह से फिर आपकी वेबसाइट इस डायरेक्टरी पे होगी, ना कि इस लिंक पे। ठीक है, तो डायरेक्टरी आपने खाली छोड़ देनी है। उसके बाद आपका वर्जन है कि आपने वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, तो लेटेस्ट वाला ही आई रिकमेंड कि आप करें। उसके बाद आप आ रहे हैं तो साइट की सेटिंग है, वेबसाइट का नेम है, यहाँ पे आप जो है वो जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा वो आप दे देंगे, और उसी को डिस्क्रिप्शन है वो आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम है, ठीक है जी, तो यूजर नेम आप यहाँ पे दे दें जो हमने जो है वो जिस तरह से उधर दिया था। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एड ईमेल है, तो आप यहाँ पे जो है वो ईमेल दे दें। ठीक है, जो ईमेल वही दें, फेक ना दें, वो वाली दें जो इस पे आप जो है वो बाद में ईमेल आपको आए भी तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें, या आपका जो है वो यूजर पासवर्ड जो है वो हो तो आप उसको चेंज कर सकें। उसके बाद प्लगइन सेलेक्ट है, यहाँ पे आप कोई भी प्लगइन आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। और उसके बाद आप नीचे हैं तो ये एडवांस्ड ऑप्शन है, ठीक है। जो ये अभी कोई कह रहे थे कि भाई हम लाइव में करते हैं तो हमें डाटाबेस वगैरह का तो कुछ नहीं बनाना पड़ता, तो यहाँ पे आप एडवांस ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये देखें, ये डाटाबेस का नेम है, यहाँ पे आपको बनानी नहीं पड़ती, बस आपको यहाँ पे भी नाम ऑटोमेटिकली ही होता है, वो खुद ही क्रिएट हो जाती है। इस तरह से टेबल प्रीफिक्स है वो भी ऑटोमेटिकली दिया होता है, आपने यहाँ पे ना ये चेंज करना है ना ये चेंज करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। इस तरह से ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है कि वर्डप्रेस प्लगइन को ऑटो अपग्रेड करना है या वर्डप्रेस थीम को ऑटो अपग्रेड करना है, तो इनको आप चाहें तो उठा सकते हैं, अदरवाइज आपको इनकी भी जरूरत नहीं है। अपग्रेड टू माइनर वर्जन ओनली। उसके बाद डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी है, और ऑटोमेटेड बैकअप्स, यानी कि जो उसके हैं आपके पास डाटाबेस के बैकअप हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं वंस अ वीक, या अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज आप इन एडवांस्ड ऑप्शन को ओपन ना भी करें तो भी ठीक है, रिकमेंडेड यही है कि आप इनको ओपन ही ना करें। ठीक है, अगर ओपन करें तो फिर इनकी चीज़ें यहाँ पे छेड़ें मत, डाटाबेस नेम भी ना छेड़ें, टेबल प्रीफिक्स भी ना छेड़ें, और यहाँ पे बैकअप वगैरह अगर आपने देना तो दे सकते हैं, और इनकी ऑटो अपडेट ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट थीम का ऑप्शन है, इसको भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि जो बाय डिफॉल्ट थीम है बस वही आए, उसके अलावा कोई ना आए। और उसके बाद सिंपल आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे। दोबारा बता रहा हूँ, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टेकुलर्स पे आपने आना है, जब आप सी पैनल में जाएंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे आने के बाद आपने यहाँ पे प्रोटोकॉल बताना है, अपनी डोमेन बतानी है, वर्जन बताना है। उसके बाद एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड बताना है कि किसके थ्रू आप जब उसको एक्सेस करेंगे तो आप लॉगिन करेंगे, और वेबसाइट का नेम और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बताएंगे, और ईमेल बताएंगे। प्लगइन्स आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं करने की जरूरत, एडवांस ऑप्शन को भी ओपन ना करें, और सिंपल यहाँ पे आके इंस्टॉल कर दें। तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, जो वर्डप्रेस है आपका सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी डेटाबेस वगैरह या कोई भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बड़ा इजीली जो है वो लाइव वेबसाइट में इनका प्रोसेस इजी है, ना आपको कोई वर्डप्रेस डाउनलोड करने की जरूरत है, ना कोई उसका फोल्डर बनाने की जरूरत है, ना कोई डेटाबेस बनाने की जरूरत है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास ये डोमेन इस तरह से थी, अब आप जब इसको रीलोड करेंगे तो आप देखिएगा इसका वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ले जी, ठीक हो गया जी। जी उस्मान साहब। सर इसके ऊपर जो है डेटाबेस जैसे एसक्यूएल हमने तो उसमें एग्जाम पे जाके इंस्टॉल किया था अपाचे, तो इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, सीक्वल इसमें बाय डिफॉल्ट मतलब होस्टिंग के अंदर ही अवेलेबल होती है, एसक्यूएल या माई सीक्वल। असल में बेसिकली ना आप इसको इस तरह समझें कि ये जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो बैकअप पे एक कोड रन होता है जो ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट कर देता है, आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती, बस नहीं इतना सर डिफरेंस है। नहीं सर, जैसे एसक्यूएल हमने इंस्टॉल की एग्जाम के अंदर, मतलब एसक्यूएल वो जो हमने हमने इंस्टॉल उसको किया रन था। किया मॉड्यूल को, हाँ, ये इसमें ऑटोमेटिकली जो आपकी होस्टिंग होती है उसके अंदर जो आपका मॉड्यूल होता है एसक्यूएल का वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता ओके ओके। है।
सिंपल स्टेप है, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल पे आ जाए, रुक जाए आप, वर्डप्रेस मैनेजर पे आना है, बाय सॉफ्टेकुलस, इंस्टॉल अ फ्रेश कॉपी ऑफ वर्डप्रेस, उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा जिसका प्रोटोकॉल देना है, जो भी आपके पास प्रोटोकॉल होगा, आपने HTTPS देना है, HTTPS// आगे www डॉट, वो वाला आपने, ये जो लास्ट प्रोटोकॉल है ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने जो भी जिस डोमेन पे इंस्टॉल करना है वो डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। जो भी आपने डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट की, करने के बाद आपने यहाँ पे उसका वर्जन सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस का, एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड जिसके थ्रू आप उसको इसको आप इसके अंदर जाके लॉगिन होंगे वो आपने यहाँ पे बताना है, अपनी वेबसाइट का नेम देना है, अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन देनी है और एडमिन की ईमेल देनी है। देन आपने प्लगइन यहाँ पे कोई भी नहीं सिलेक्ट करना, इंग्लिश आपने रखनी है, एडवांस ऑप्शन भी आपने नहीं करना और सिंपली आपने इंस्टॉल कर देना है, तो आपका ये वर्डप्रेस इस डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। बस ये स्टेप है। अब इसमें किसी को क्लियर नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, लाइव इंस्टॉलेशन में और लोकल होस्ट इंस्टॉलेशन दोनों में। भेजी नहीं आपने स्क्रीनशॉट, कौन थे स्क्रीनशॉट वाले? मुनीर अवान साहब ही थे, मुनीर अवान साहब भेजी नहीं स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, और किसी को कोई मसला मसाइल है तो बताएं, क्लियर है तो भी बता दें। ये दोनों हमने इंस्टॉलेशन देख ली, लोकल होस्ट पे भी और हमने उस पे भी, लाइव पे भी, ठीक है जी। अब होप्स हो कि इंस्टॉलेशन में एटलीस्ट आपको मसला नहीं होगा वर्डप्रेस का। क्लाइंट अगर आ जाता है लाइव पे तो उसको भी आप इंस्टॉल करके दे सकते हैं होस्टिंग के थ्रू, और अगर प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं तो उस पर आप अपनी लोकल होस्ट पे जो है वो करें, ठीक है जी। आज आप लोगों की असाइनमेंट समझ लें या प्रैक्टिस यही है। असाइनमेंट बेसिकली यही होगी जब मैं खुद दूंगा जो गूगल क्लासरूम में, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों ने रोज करनी है। तो प्रैक्टिस आज आप लोगों की यही है कि जैम इंस्टॉल करें, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और जो है वो उसको बस सेटअप कर लें, ठीक है। लॉगिन वगैरह करके देख लें एक दफ़ा। सर सिंपल प्रोटोकॉल WW के थ्रू जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिक्योरिटी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और कोई ख़ास नहीं है। बस प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट, जिस तरह से HTTP है या HTTPS है, तो ये होना तो HTTP और HTTPS एस लाजमी होना चाहिए, WW डॉट ना भी हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन बेहतर ये होता है। अच्छा सर, आपने ये होस्टिंग सी पैनल से किया था ना? जी बिल्कुल। मुबशर साहब आप इधर ही बता दें जो भी मसला है। अभी फिलहाल आप मुझे क्लास के बाद कांटेक्ट नहीं कर सकते, या आप गूगल क्लासरूम पे अपना मसला बता सकते हैं, या आप मुझे इधर ही बता सकते हैं। आप मुझे प्राइवेट यहाँ पे जूम में मैसेज कर दें अगर आपका कोई ज़्यादा सीक्रेट केस है, तो मुझे यहीं पे जूम में प्राइवेट चैट में मैसेज कर दें, मुझे सिलेक्ट करके डायरेक्टली, क्योंकि अभी इस वक्त तो मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर नहीं कर रहा। हाँ, कोर्स के बाद कर दूंगा, उसके बाद आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। अगर वर्डप्रेस के रिलेटेड है तो आप यहीं पे पूछ लें। रिकॉर्डिंग आ जाएगी भाई, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैंने आपको बताया है। आज जो है वो टीम ने शायद अभी तक अपलोड नहीं की, वो बेचारे बिजी थे, तो कर देंगे वो इंशाल्लाह। सॉफ्टेकुलस, जब आप सी पैनल ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगा वर्डप्रेस बाय सॉफ्टेकुलस, सॉफ्टेकुलस। और स्टिंगर के सी पैनल पे भी सेटिंग सेम है, हाँ हर चीज के सी पैनल में यही होगा। ये मैं कर रहा हूँ बशर साहब। हाँ जी हाँ जी, सॉफ्टेकुलस सही लिखा है रूज आपने। किधर है? किधर गए हैं जी मुबशर? जी मुबशर बोले, अनम्यूट कर ले अपने आप को। मुबशर अनम्यूट, हाँ सॉरी, कर रहे हैं अनम्यूट दोबारा। अच्छा। जी जी सर, आपसे एक गुजारिश थी। मैं एक साइट मैंने बनाई थी मेन डोमेन पे ना। हम्म तो उसमें ऐसा होता कि मैंने एक अलग फोल्डर बना लिया था हम्म न्यू साइट के नाम से।
उसमें मैंने सारी साइड मुकम्मल करके सब कुछ करके डिजाइनिंग सब कुछ अभी वो साइड मतलब ये तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी। अब उसको अब उस सब फोल्डर से मैंने मेन डोमेन पे मैंने इसको ट्रांसफर करना था, ठीक है। तो उसका तो आपको पता है तरीका ये होता है कि जब आप उसको ट्रांसफर करते हैं मेन डोमेन पे सारी फाइलें मूव करते हैं, तो पहला इसी तरह से मूव करते हैं पूरी सी पैनल में जाके अपनी सारी फाइलें जो सब फोल्डर की सारी फाइलें सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल करके उसको फिर मूव कर लेते हैं और पब्लिक एचटीएमएल में आ जाती है सारी फाइलें, ठीक है। और फिर वहाँ पे वो दो तरीके होते हैं, या तो ये कि आप एचटीएमएल एडमिन में जाके वो डब्ल्यू ऑप्शन में साइट यूआरएल चेंज कर लेते हैं, दोनों के ऊपर नीचे होम और साइट यूआरएल, तो आपकी साइट जाते मेन डोमेन पे ऑटोमेटिकली लाइव हो जाती है, ठीक है सर। तो अभी मेरे केस में ये हो रहा है कि जब मैं ये वर्डप्रेस पे लॉगिन होता हूँ तब ये साइट बिल्कुल फिट नजर आती है मेरी साइट, और जब मैं लॉग ऑफ हो जाता हूँ तो फिर उल्टी पुल्टी साइट आती नजर, बिल्कुल एसएसएस भी लोड नहीं हो रहा होता उसका, और इस तरह के इशू आ रहे होते हैं ये। फिर मैंने किसी बंदे से बात की तो वो कहते एसएसएल का इशू, मैं कहता एसएसएल का इशू अगर होता तब इसमें उसमें तो फिर ही होता ना कि वो क्रॉस आ जाता है ना HTTPS के आगे, उस तरह से जिस तरह वो कहते हैं दिस साइड नॉट सेफ, वो इश्यू नहीं है, एसएसएल से ही काम कर रहा है। तो ये क्या होस्टिंग कौन सी है? इशू जी? होस्टिंग कौन सी है? होस्टिंग इनकी में ये मुझे नहीं ज़्यादा क्लियर, इससे पहले नहीं मुझे दिया है मेरे उसने फ्रेंड ने, तो होस्टिंग का मुझे कंफर्म नहीं कौन सी है। यार अच्छा, पहली ये बात तो ये है कि इस तरह से ना वेबसाइट माइग्रेट होती नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आपने किया ना, फाइल्स को उठा के आपने पीछे रख दिया और जी उसका जी जी जी। जाके आपने यूआरएल चेंज कर दिया, हाँ उसमें ना फिर जी। पूरी डेटाबेस के अंदर जो है ना वो यूआरएल जाके चेंज करना पड़ता है। डेटाबेस को डाउनलोड करके उसके अंदर फिर आपको हर चीज़ उसके अंदर जो पुरानी वेबसाइट का यूआरएल था उसको चेंज करके, क्योंकि पूरी माइग्रेट होती है वेबसाइट, अच्छा फोल्डर चेंज होने से ना जो वेबसाइट है वो माइग्रेट होती है, ठीक है जी। जो फोल्डर आपने चेंज किया इसका मतलब है कि आपने अपनी वर्डप्रेस का जो लिंक है, डोमेन है, वो चेंज कर दिया। तो जब डोमेन चेंज हो गया इसका मतलब है कि वेबसाइट आपको माइग्रेट किया किसी और डोमेन पे। तो उसके लिए जो मैनुअल तरीका होता है उसमें यही, ये जो आपने फोल्डर उठा के रखे हैं, ठीक है, फोल्डर आपने उठा के रख लिए, तो अब जो जी। आपकी जो डाटाबेस है वो आप हम्म। उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसको आप अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे एसक्यूएल की फाइल में और फिर आप उसको एडिट करेंगे। एडिट करके आप उसके अंदर जो है उसको फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे, जो पुराना था लिंक उसको आप वो करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो उसको सर, वो उसमें तो करेंगे। दो ऑप्शन होती है ना, डब्ल्यूपी ऑप्शन का टेबल है, उसमें साइट यूआरएल होता है और एक होम का होता है, दो रोज होती है, उनमें आप चेंज कर लेते तो बस साइट ठीक हो जाती है, ये नहीं कहीं और भी चेंजेस करनी होंगी अब मुझे। अच्छा यार ऐसे है, हाँ, एक ऑप्शन ये है जो आप मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी मोइज ने बताया अच्छा। कैसे वाला, मैं इसी की तरफ ही आ रहा था। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आप मुझे ये चीज़ बता रहे हैं ना कि जब जी मैं जी। लॉग इन करता हूँ तो फिर ठीक होती है वेबसाइट, और हाँ जब लॉग आउट बिल्कुल। करता हूँ तो खराब होती है, तो ये खराब हो। जो है वो सीधा सीधा कैशे का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर जी। आप देखेंगे आपने कोई कैशे प्लगइन लिया हुआ है, कोई भी लाइट स्पीड अच्छा। कैशे है या आपका WP हम्म। रॉकेट है या कोई भी ऐसा प्लगइन है, तो आप उसको अनइंस्टॉल करें या उसकी कैशे पर्च करें, ठीक है। ये अच्छा। जो आपने बताया ना कि लॉगिन करते हैं तो ठीक हाँ होती हाँ, है और लॉगिन ठीक होती है। जब लॉग आउट करते हैं तो भी खराब हो जाती है, तो ये सीधा सीधा बिल्कुल। कैशे का प्लगइन होता है, कैशे का तो मसला होता है। ये डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज का एक प्लगइन आता होता है हाँ, और अगर। WP ऑप्टिमाइज है तो उसके अंदर ना कैशे होती है WP ऑप्टिमाइज के अंदर। अच्छा तो ठीक है। WP ऑप्टिमाइज के अंदर जाके कैशे जो है ना उसको पर्च करें, या आप अच्छा उसको जो है ना वो बिल्कुल ही अनइंस्टॉल करके डिलीट कर दें उस प्लगइन को, ठीक है। अच्छा। तो फिर ठीक होप्स है। हो कि आपको जो है वो मसला हल हो जाएगा। अदरवाइज ये हो सकता है कि अगर आपकी फ्रंट एंड से यहाँ से कैशे नहीं है तो फिर आपके, मैंने इसलिए आपके पूछा था कि होस्टिंग कौन सी है, साइट हम्म। ग्राउंड या इस तरह की जो होस्टिंग होती है उनके अपनी भी कैशे हो रही होती है स्टोर, अच्छा। तो फिर आपको वो होस्टिंग पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करके वो कैशे भी डिलीट करवानी पड़ती है, आपको खुद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ठीक। मेरे ख्याल में मेन मसला, तो वैसे तो माइग्रेशन भी सही नहीं हुई, लेकिन चलो अगर माइग्रेशन सही होगी है किसी तरीके जी। से, तो फिर इसके बाद जो मसला है वो दूसरा कैशे का ही मसला है, कि अगर आपका अच्छा। लॉगिन पे ठीक है और लॉग आउट पे खराब है तो फिर ये सीधा सीधा कैशे का मसला या तो फिर ये मैं ऐसा कर लूं कि मेन डोमेन पे मैं साइट को बिल्कुल यहाँ से रिमूव करके मतलब दोबारा से मूव कर लूं न्यू साइट के फोल्डर में, और है। यहाँ आप पे पहले नया। कैशे का करके देखें, चल आप पहले कैशे चले करके ठीक है। देखें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको कैशे का ही प्रॉब्लम होगा, जो आपका लॉगिन पे ठीक है और लॉग आउट पे खराब है, तो ये कैशे का ही मसला होता है, क्योंकि कैशे अच्छा। लॉगिन वालों के लिए नहीं होती, लॉग आउट वालों के लिए ही होती है। तो जब ये मोस्ट प्रोबेबली कैशे का मसला होगा तो आप इसको जो है वो कैशे के जो प्लगइन है उस पर पर्ज करके देखें और इसको अच्छा। इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके डिलीट करके देखें, तो होप्स हो कि आपका काम हो जाएगा। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। नो थैंक प्रॉब्लम। यू। थैंक यू।
अच्छा जी, डीबी क्रिएट करते हुए डीबी नेम के आगे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, प्लीज गाइड। कोई भी ऑप्शन जो आपका सिलेक्ट होता है वही आपने करना होता है। जो जनरल सीआई वाला ऑप्शन आपके पास सिलेक्ट है, CF8MBI जनरल सीआई वाला, वो वाला ही आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दें, फिर हम जो है वो वाइंड अप करते हैं क्लास को। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो अपना नाम लिखें, जिन्होंने पहले लिख दिया था वो ना लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा था और वो लेट आए थे तो वो अपना नाम फुल नेम जो है वो लिख दें। तो बाकी ये है कि ये आज जाके प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हम वर्डप्रेस को जो है वो डैशबोर्ड पर स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो लिख दें, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है तो वाइंड अप कर रहे हैं हम लेक्चर को। जिनकी अटेंडेंस रह गई है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था और पहले नहीं लगवाई थी, सिर्फ वो लिख दें। जिन्होंने पहले लिख दिया था साथ और 10 मिनट के अंदर वो आ गए थे तो वो काइंडली ना लिखिएगा दोबारा से।